हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम भाइयों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसके लेसन नंबर 1 यानी अध्याय 1 का अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इस लेसन का मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें कुल 81 यानी 81 ऑब्जेक्टिव दिए गए। मैं बारी बारी से इसे समझाऊंगा और यह इस बुक से, इस चैप्टर से लगभग 10 से 12 ऑब्जेक्टिव इसमें मिलेंगे आपको फाइनल एग्जाम में, जबकि हमको टोटल जो ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है वो 50 देना है। ठीक, इसमें से 10 से 12 मैं तो ज़्यादा ही इससे आशा रखता हूँ, लेकिन कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 12। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के एग्ज़ाम में, और इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव चूँकि हमारा बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करता है, डिवीज़न में ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप इसे बारी बारी से एक एक करके थोड़ा समय खर्च करके इस वीडियो पर आप अपना, और आपको यह वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भाई बंधु इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भाई बंधु इसे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे कि मैं चैप्टर दर चैप्टर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बताते जाऊँगा। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है नगद आधार, उपार्जन आधार, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम लोगों को ध्यान रखना है उपार्जन आधार। आय व्यय खाता जो है इसका बी विकल्प हो जाएगा, उपार्जन आधार पर तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, अगर हमारा क्वेश्चन है आय व्यय खाता तैयार किया जाता है तो उपार्जन आधार पर, उपार्जन आधार पर। अगला क्वेश्चन हमारा है आय व्यय खाता सामान्यतया दिखाता है। आय व्यय खाता सामान्यतया दिखाता है क्या? शुद्ध लाभ हानि, बैंक शेष, पूंजी कोष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आय व्यय खाता सामान्यतः सरप्लस और डिफिसिट को दिखाता है, आधिक्य और कमी को दिखाता है। क्या दिखाता है? आधिक्य और कमी, जो इसके विकल्प में दिया हुआ नहीं है। इसका तब यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे डी विकल्प में चले जाएंगे। आधिक्य और कमी का चर्चा नहीं किया है। लाभ और हानि का अगर चर्चा है तो यह लाभकारी संस्था के नाम में दिखाता है, तो आप यहाँ पर इसका डी विकल्प चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता एक विवरण है। प्राप्ति भुगतान खाता एक विवरण है। प्राप्ति भुगतान खाता कैसा विवरण है? प्राप्ति भुगतान खाता एक विवरण है संपत्ति का, दायित्व का, संपत्ति और दायित्व का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आजीवन सदस्यता शुल्क है। आजीवन सदस्यता शुल्क क्या होता है? दायित्व है, आय है, व्यय है, या कमाई हुई आय है। तो यहाँ पर आप जानकारी ले लें। आजीवन सदस्यता शुल्क दायित्व होता है। आजीवन सदस्यता शुल्क दायित्व होता है। खेल क्लब द्वारा घास का विक्रय है। खेल क्लब द्वारा घास का विक्रय है पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आयगत प्राप्ति। खेल का जो क्लब द्वारा जो घास का अगर विक्रय किया जाता है तो वह हमारा आयगत प्राप्ति होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है निम्न में से किसे गैर लाभकारी संगठन के लिए अचल संपत्ति खरीद दिखाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? निम्न में से किसे गैर लाभकारी संगठन के लिए अचल संपत्ति की खरीद दिखाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? आर्थिक चिट्ठा, आय व्यय खाता, लाभ हानि खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संपत्ति खरीद दिखाने के लिए आर्थिक चिट्ठा
उपयुक्त माना जाता है। इसे बैलेंस शीट में एसेट्स भाग में दिखाया जाता है। एक क्लब द्वारा वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु प्राप्त चंदा है पूंजीगत प्राप्ति। यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है पूंजीगत प्राप्ति। एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है। एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा जो माना जाता है वह आयगत प्राप्ति, जी नहीं, संपत्ति, जी नहीं, उपार्जित है, जी नहीं, पूंजीगत प्राप्ति के रूप में वह माना जाता है। पूंजीगत प्राप्ति के रूप में वह माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है। लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है व्यापार खाता, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता, आय व्यय खाता और आयगत खाता। तो लाभ न कमाने वाली संस्थाएं तैयार करती है आय व्यय खाता। विकल्प नंबर सी में हम लोग चले जाएंगे। सी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहा जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को सरप्लस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरप्लस कहा जाता है। इसका आंसर बी विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहते हैं। तो व्यय पर आय की अधिकता को हम लोगों को क्या कहा जाता है। तो वहाँ पर लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय को, यदि हमारा व्यय ज़्यादा हो जाए, व्यय अधिक व्यय हो और आय कम हो, कम आय हो, तो वहाँ क्या कहलाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप इसमें चले जाएं सी विकल्प में, कमी या घाटा। अगला क्वेश्चन हमारा है विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा आय व्यय खाता क्रेडिट में, एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए, संपत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 का, वह बी विकल्प हो जाएगा। एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए। एक अलग खाता में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए। एक अलग खाता क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए। इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता क्यों तैयार? साझेदारी फर्म द्वारा, बैंक द्वारा, क्लब द्वारा या कंपनी द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग अलाभकारी संस्था क्लब होता है तो हम लोग क्लब में चले जाएंगे, यानी हमारा जो 13 का आंसर वो सी विकल्प हो जाएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। आजीवन सदस्यता शुल्क प्राप्ति भुगतान खाता में सही है, स्थिति विवरण के दायित्व भाग में सही है। इसका आंसर डी विकल्प हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। इसके बाद हमारा आंसर होगा, अगला क्वेश्चन होगा अदत्त चंदे को दिखाया जाता है। अदत्त चंदे को दिखाया जाता है। अदत्त चंदे को दिखाया जाता है। अदत्त चंदा संपत्ति भाग में, जी सही आंसर ए विकल्प हो जाएगा इसका, संपत्ति भाग में। इसे संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। अगला है प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। प्राप्ति भुगतान खाता स्थिति विवरण, रोकड़ विवरण, लाभ हानि विवरण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बेहतर विकल्प बी होगा। यह हमारा रोकड़ विवरण है, कैश स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग बी विकल्प में चले जाएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति भुगतान खाता में जाएगी। निम्न में कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाता में जाएगी। अदत्त वेतन, ह्रास, आजीवन सदस्यता शुल्क या उपार्जित चंदा। तो प्राप्ति भुगतान खाता में जो जाएगी इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन सदस्यता शुल्क, क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाता में सिर्फ नगद लेन देन ही जाते हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में आदमी को रुपया प्राप्त होता है, क्लब या लाभकारी संस्था को रुपया प्राप्त होता है, तो वह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है पूंजी कोष की गणना की जाती है। पूंजी कोष की गणना की जाती है। पूंजी कोष बराबर होता है इनकम घटे एक्सपेंडिचर, जी गलत। संपत्ति एसेट्स घटे लायबिलिटी सही। पूंजी प्लस दायित्व गलत, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी हो जाएगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला है चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं तो हमारा आय होगा,
संपत्ति होगा या दायित्व होगा, तो आप जान लें इसका आंसर दायित्व हो जाएगा 19 का, सी विकल्प होगा। अगर हमको कोई चंदा एडवांस देता है तो यदि हम उसका काम नहीं किए हैं या अगर हमको अग्रिम मिल गया है वो काम के बदले रुपया, तो हमारे लिए एक तरह से एडवांस के रूप में हो जाता है, जो हमारा दायित्व माना जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए अधिकांशतः लेन देन होते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांशतः लेन देन नगद होते हैं। ए विकल्प में जाना, यहाँ आप मत फंसिएगा, नगद और उधार दोनों में, इसका विकल्प ए हो जाता है ना। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है आय व्यय खाता में लिखा जाता है। आय व्यय खाता में लिखा जाता है सभी नगद प्राप्ति भुगतान, जी नहीं, सभी उधार प्राप्ति भुगतान, जी नहीं, सभी नगद एवं उधार प्राप्ति, जी, ये आंसर हो जाएगा। उसमें नगद और उधार सभी यदि लगा दिया ना, तो आप यहाँ पर सभी नगद प्राप्ति में तो पूंजीगतो हो जाता है, आय व्यय खाता में थोड़े जाएगा वो। तो यहाँ पर सभी नगद और उधार प्राप्ति एवं भुगतान, तो नगद और उधार प्राप्ति एवं भुगतान, जी नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सी भी नहीं हो सकता है। 21 का आंसर हमारा सी भी नहीं होगा, डी में हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि आयगत शब्द इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। ये गौर करके देखना है हमको, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। जैसे देखिएगा, अभी हम पढ़े थे तो हम जा करके इसमें बाद में इसको पकड़े, इसमें आयगत शब्द तो नहीं लिखा है, क्योंकि सभी नगद प्राप्ति में आयगत और पूंजीगत दोनों प्राप्त हम लोग करेंगे ना, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर नहीं फंसना है, थोड़ा बारीकी से इसके सी विकल्प में नहीं जाना है, डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से देख लें, आय व्यय खाता में लिखा जाता है, तो सभी यहाँ पर आता है जो सभी नगद एवं उधार आयगत प्राप्ति एवं भुगतान, तो सही मान लेते, सभी आयगत प्राप्ति भुगतान तो सही, और यहाँ पर आयगत शब्द नहीं लिखा है तो यह गलत हो जाएगा। इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा आंसर, ये ध्यान रखना है। अध्यक्ष को दिया गया मानदेय है, अध्यक्ष को पूंजीगत व्यय, जी नहीं, आयगत व्यय, ये सही हो जाएगा। 22 का जो आपका विकल्प होगा वो बी विकल्प बेहतर होगा। आप बी में चले जाएं। एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो आप यह जानकारी ले लें, इसका आंसर जो होगा संपत्ति पक्ष, जी नहीं, दायित्व, हाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसमें चले जाएं, इसका बी विकल्प हो जाएगा, दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। निम्न में से कौन आय नहीं है? निम्न में से कौन आय नहीं है? चंदा आय है, दान आय है, टिकट की बिक्री आय है, इंडोमेंट फंड ये दायित्व के रूप में चला जाएगा। 24 का यहाँ डी विकल्प आंसर हो जाएगा, ये हमारा बेहतर आंसर इसका हो जाएगा डी। यानी हम जो 24 नंबर क्वेश्चन देखें इसका आंसर डी होगा, इंडोमेंट फंड। आय व्यय खाते में शामिल होते हैं, आय व्यय खाते में शामिल होते हैं आयगत मदे, पूंजीगत मदे, ये भी दोनों, जी नहीं, आय व्यय खाते में सिर्फ शामिल होते हैं आयगत मदे। अगर आप 25 में जाइएगा तो इसका ए विकल्प पर रुक जाना है। ए बी दोनों देख करके नहीं आप उसमें लगा दीजिएगा ए बी दोनों, थोड़ी क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आय व्यय खाते में जो होता है वो सिर्फ आयगत मदें ही लिखी जाती हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में अधिकांशतः लेन देन होते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाओं में अधिकांशतः लेन देन नगद लेन देन होते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में अधिकांशतः लेन देन कैसे होते हैं? वो नगद लेन देन होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर जाएंगे। कौन सा क्रम सही और उचित है? रोकर बही, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता और चिट्ठा। सही क्रम प्राप्ति भुगतान खाता, रोकर बही, आय व्यय खाता, चिट्ठा। उसके बाद देखें अगला क्रम आय व्यय खाता, प्राप्ति भुगतान खाता, रोकर बही, चिट्ठा, और इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर जान लें, यदि हमारा 27 का यदि सही क्रम आप देखिएगा तो पहले कैश बुक बनता है, पहले कैश बुक आप बना सकते हैं, और कैश बुक के बाद आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना सकते हैं, फिर उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप बैलेंस शीट। ये हमारा सही विकल्प हो सकता है। अगर क्रम में जाइएगा तो रोकर वही कैश बुक के सहारे आप यह रिसीट पेमेंट तैयार किया जा सकता है। वैसे तो अलाभकारी संस्था का चर्चा नहीं किया, विच सीक्वेंस इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट। यहाँ तो ये अलाभकारी संस्था का चर्चा नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो बना सकती है प्राप्ति भुगतान खाता भी, तो ए विकल्प इसमें चले जाएं, ए इसका आंसर हो सकता है। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां आय व्यय खाता में, जी नहीं, गलत। चिट्ठा में, ये सही आंसर बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा, यानी 28 का जो है वह बी विकल्प होगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है, आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है,
तो आयगत प्रकृति की आयव्यय खाता में, तो जी सही है, आयगत खाता में हो जाएगा आंसर, यानी 29 का ए विकल्प हमारा आंसर होगा। अगर हम 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो निम्न में कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? तो अलाभकारी संगठन नहीं है तो स्कूल तो है, क्लब तो है, अस्पताल तो है, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है, ये लाभकारी संस्था। आप डी विकल्प में चले जाएं, 30 का डी विकल्प हमारा आंसर होगा। 30 का हमारा डी विकल्प आंसर होगा। यहाँ हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन में, लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, समाज की सेवा करना, ये सही विकल्प है, समाज की सेवा करना। आप यहाँ पर चले जाएं, बी नंबर विकल्प में इसमें चले जाएं, बी विकल्प इसका बेहतर आंसर होगा, 31 का बी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, तो आयगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, ये हमारा आयगत प्राप्ति हो जाएगा आंसर। यदि स्पष्ट या कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है, यदि स्पष्ट या कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, देयता या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा हो जाएगा वह आयगत प्राप्ति। प्रवेश शुल्क कुछ न दिया हो तो एंट्रेंस फीस को आयगत में लेकर चले जाए। जी ये हमारा रिवेन्यू इनका, क्योंकि प्रवेश शुल्क बार बार नए नए मेंबर आते जाते तो संस्था के लिए बार बार आमदनी का मद हो जाता है। एंट्रेंस फीस हमारा आयगत प्राप्ति होगा अगर कुछ नहीं लिखा है तो। अब अगला क्वेश्चन है अग्रिम प्राप्त चंदा, अगर चंदा अग्रिम मिला है तो दायित्व तो होगा वो, अगर चंदा आपको अग्रिम मिल गया है तो वो दायित्व का पार्ट हो जाता है। इस तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। पुराने अखबारों की बिक्री है, पुराने अखबारों की बिक्री है, तो पुराने अखबारों की बिक्री क्या कहलाएगी? पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, संपत्ति या लाभ? तो पुराने अखबारों की बिक्री कहलाएगी आयगत, इसको क्या मानेंगे? आयगत प्राप्ति में लेकर चले जाएंगे, यानी 35 का आपका बी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि पुराना अखबार बार बार बिकता है और बार बार जो काम होता है वो आयगत मद होता है। पुरस्कार कोष से संबंधित आय व्यय खाते को दिखाया जाता है, पुरस्कार कोष से संबंधित आय व्यय को दिखाया जाता है, तो चिट्ठे के दायित्व भाग में, चिट्ठे के दायित्व भाग में इसको दिखाएंगे, यानी 36 नंबर का सी विकल्प हमारा आंसर होगा। क्योंकि देखिएगा अगर कोई फंड है और फंड से संबंधित कोई भी प्रकार का मान लीजिए दान मिला है तो उसको दान को जोड़ा जाता है और फंड जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी भाग में दिखाया जाता है। इस तरह से हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 36 हमारा हो गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला 37 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है एक गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है, एक गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आजीवन सदस्यता शुल्क है, एक गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आजीवन सदस्यता शुल्क पूंजीगत प्राप्ति होता है, पूंजीगत प्राप्ति होता है, यानी इसका आंसर नंबर ए होगा 37 का। वसीयत या रिक्त को माना जाना चाहिए, वसीयत या रिक्त को माना जाना चाहिए, वसीयत या रिक्त को माना जाना चाहिए, तो यह संपत्ति, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति या इसमें से कोई नहीं। तो 38 की में जाइएगा तो इसका विकल्प नंबर सी यह पूंजीगत प्राप्ति होता है। अगर कुछ नहीं दिया है तो इसको पूंजीगत मानिए, अगर कुछ लिखा है इसमें तब जा कर के उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा। इसलिए देखिएगा कभी कभी वो आयगत प्राप्ति भी हो जाता है, लेकिन वह आयगत प्राप्ति में उसमें देता है इसका रकम छोटा होना चाहिए। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव में तो आपको ये ध्यान रखना है जो लेगेसीज हमेशा कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। सचिव को मानदेय का भुगतान है तो आयगत में, सचिव को मानदेय का भुगतान क्या हो जाता है? आयगत में। विशिष्ट दान है, विशिष्ट दान है तो विशिष्ट दान पूंजीगत प्राप्ति होगा, विशिष्ट दान क्या होगा? पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता में प्रविष्ट की गई मदें होती है, प्राप्ति भुगतान खाता में प्रविष्ट की गई मदें होती है तो वो पूंजीगत मदें, आयगत मदें, दोनों, यहाँ दोनों हो जाएगा, क्योंकि प्राप्ति भुगतान रिसीट पेमेंट में आयगत और पूंजीगत दोनों को लिखा जाता है। ये ध्यान रखना, आयगत और पूंजीगत दोनों को लिखा जाता है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी विकल्प हो जाएगा। आय व्यय खाता में प्रविष्ट की गई मदें होती है, आय व्यय खाता में प्रविष्ट की गई मदें होती हैं, आयगत मदें, आयगत मदें और उसके बाद है ए बी दोनों। ये कैसा है? ये 42 का जो आंसर यहाँ पर दिया गया है ये भी दोनों, जी नहीं, हमको लगता है यहाँ मिसप्रिंट हो गया, इससे आयगत मदे यहाँ पर होगा पूंजीगत मदे, है ना। तो आंसर में आप चले जाएं ए आंसर,
अगर ऐसा रहेगा तब तो ए बी दोनों होगा, क्योंकि दोनों आइटम आयगत मदें ही हैं, तब तो सी आंसर में आप चले जाएं। आय व्यय खाता में प्रविष्ट की गई मदें होती है, तो आयगत मदें दोनों आयगत मदें हैं, तब कैसे होगा? तब तो ए बी दोनों होगा, क्योंकि आयगत मदें जाते हैं। लेकिन अगर इसमें पूंजीगत मदें होना चाहिए, यहाँ पर सही आंसर पूंजीगत मदें होना चाहिए, तब हम चले जाएंगे आय व्यय खाता में प्रविष्ट की गई मदें ए विकल्प में जाते हैं। यानी यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि दोनों आयगत मदें ही हैं, तो आयगत मदें प्रविष्ट की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आय व्यय खाता में प्रदर्शित लेन देन होते हैं। आय व्यय खाता में जो प्रदर्शित लेन देन होते हैं वो क्या होते हैं? आयगत प्रकृति के, पूंजीगत प्रकृति के, ए बी दोनों। तो आय व्यय खाता में जो अधिक प्रदर्शित लेन देन होते हैं वो आयगत प्रकृति के होते हैं, पूंजीगत प्रकृति के नहीं। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 43 का, वो ए विकल्प हो जाएगा। आप ए में चले जाएं, इसका आंसर ए हो जाएगा। चालू वर्ष में प्राप्त अग्रिम चंदा है, तो चालू वर्ष में अगर चंदा अग्रिम प्राप्त करते हैं तो उसको लायबिलिटी आप मानिए। क्या माने? लायबिलिटी हम लोग इसको मान के चलेंगे, यह हमारा लायबिलिटी है, दायित्व है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त दान का लेखा किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त दान का लेखा किया जाता है संपत्ति, दायित्व, आय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर जो हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त दान का लेखा दायित्व के रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी दान की राशि का उद्देश्य निर्धारित होता है तो दायित्व माना जाता है। अब देखें, लाभ न कमाने वाले संगठनों की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? लाभ न कमाने वाले संस्थाओं के लिए आय का मुख्य स्रोत होता है चंदा, विशिष्ट दान, वसीयत या प्रवेश शुल्क। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए में चले जाएंगे, यानी यह चंदा कहलाएगा। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य का जो मतलब मुख्य स्रोत जो होता है वो चंदा होता है। आगे बढ़ते हैं। आय व्यय खाता में लेखा किए जाने वाले लेन देन होते हैं। आय व्यय खाता में लेखा किए जाने वाले लेन देन होते हैं, तो क्या? तो केवल पूंजीगत प्रकृति के? जी नहीं, केवल आयगत प्रकृति के। तो यहाँ हमको सोचनीय विचार यहाँ पर हो जाएगा, तो वो ये हम लोग बी चले जाएंगे, ये इसका सही आंसर, केवल आयगत प्रकृति के। इसको ध्यान रखना है। आय व्यय खाता में सिर्फ आयगत प्रकृति के, नामों है आय तो आयगत, आय तो आयगत, ये ऐसे इसको पकड़ ले। आ गए हैं क्वेश्चन हमारा 48, बकाया चंदा है। बकाया चंदा हमारा संपत्ति होता है। अगर किसी के ऊपर हमारा चंदा बाकी है तो वो हमारे लिए संपत्ति होता है। अगला है, यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। अगर स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है? तो प्रवेश शुल्क को आप आयगत प्राप्ति मानिए। क्या मानिए? आयगत प्राप्ति। इससे पीछे भी ये क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है। गैर व्यापारिक संगठनों में आजीवन सदस्यता शुल्क है, तो वो होगा आयगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, ए बी दोनों। तो आप देख सकते हैं, गैर व्यापारिक आजीवन सदस्यता शुल्क जो हो जाएगा वह पूंजीगत प्राप्ति। आप देखिएगा बोर्ड में पूछा हुआ 21 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो अगर आप देखिए बकाया चंदा, तो 16, 18, 22 देखिए 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है। और हमने आपको ये वीडियो बनाने से पहले क्या बताया था, जो इससे लगभग जो है वो 10 से 12 ऑब्जेक्टिव आपका मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा जो पूछा हुआ नहीं है। देखिए ये भी पूछा हुआ 17, 22 2 साल ये पूछा हुआ। आप इस तरह से देखिएगा, तो इसमें देखिए यहाँ पर विशिष्ट दान है, पूछा हुआ है ना, 15, 19, 24, 16, 18, 24, 19, इस तरह से लगभग जो हर एक ऑब्जेक्टिव है देखिएगा पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग इसको बारीकी से देखेंगे, और यहाँ पर हमको थोड़ा धैर्य रखना है। और अगर एक लेसन हमारा क्लियर हो जाता है और हमारा अगर 10 से 12 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाता है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको काम वहाँ करना है जहाँ से हमारा मार्क्स ज़्यादा होता है। ये तो मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ, इसका थ्योरी होता है, फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन हम अभी ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना रहे हैं, तो आपको वहाँ टारगेट करना है। अगर यह लेसन आप कमांड कर लें तो आपका यह बेहतर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। जो अभी हम देखें, गैर व्यापारिक संगठनों में आजीवन सदस्यता शुल्क है, यह पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 51 नंबर में, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। आजीवन सदस्यता शुल्क कहाँ दिखाया जाता है? तो आर्थिक चिट्ठी में। कहाँ दिखाया जाता है?
आर्थिक चिट्ठे में इसको लिखना है। 51 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी विकल्प है। वैसे तो प्राप्ति भुगतान खाता में भी दिखाया जाता है, लेकिन लेखांकन की दृष्टि से इसे आर्थिक चिट्ठा में ले जाना है, क्योंकि हमारा आंसर का पार्ट होता है। और रिसीट पेमेंट जो है वो हमारे क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर यहीं पर रहता है ए बी सी दोनों, जहाँ पर रहता है बी और सी दोनों, तो वो हम लोग आंसर डालते बी सी दोनों वाले में, क्योंकि दोनों में दिखाया जाता है। अगर सिर्फ एक बार लिखा हो या आजीवन सदस्यता शुल्क को कहाँ दिखाया जाता है, तो वहाँ आर्थिक चिट्ठा में चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, क्या होता है, तो संपत्ति, व्यय, तो व्यय होता है। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, व्यय की राशि होती है। क्या होता है, व्यय की राशि होती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कुल संपत्ति 225, दायित्व 1,00,000, 2,25,000 हमारा कुल संपत्ति है। बाह्य दायित्व 1,00,000 है। यदि वर्ष के अधिक 20,000 हैं तो प्रारंभिक कोष क्या है, यानी ओपनिंग कैपिटल फंड क्या होगा अगर सरप्लस दिया हुआ है तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे कैसे। अब हम लोग देखते हैं इसका कैलकुलेशन पर। हम पहले क्या करेंगे कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट ले लेंगे। बैलेंस शीट में इसको दोनों तरफ दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट में यहाँ पर एसेट्स बता रहा है, जो आपका एसेट्स है वो बता रहा है 225, ठीक है, 225। यहाँ लायबिलिटी में बता रहा है आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी या आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो है, आउटसाइड लायबिलिटी जो है वो कितना बता रहा है आपका 1,00,000, ठीक है, 1,00,000। और यहाँ फंड जो बता रहा है, सरप्लस जो बता रहा है, वो भी लायबिलिटी साइड में जाएगा 20,000। तो इस प्रकार से हम एक देखते हैं। तो आप देखिएगा 225 के संपत्ति में से अगर 1,20,000 को घटा दिया जाए, 1,20,000 कैसे हुआ, 1,00,000 का दायित्व, 20,000 का सरप्लस, तो बचता है 1,05,000। तो आप देखिएगा इसमें से जो विकल्प 1,05,000 का होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष के दौरान क्रय की गई स्टेशनरी की भुगतान की गई राशि 45,000। प्रारंभ और अंत में स्टेशनरी के लिए लेनदार थे 4,000 और 6,500। तो आप क्या करें, भुगतान किए 45, अंत में था 6,500, तो अंतिम को जोड़ दें तो 51,500 हमारा हो जाएगा। अब 51,500 में आप क्या कीजिए, ओपनिंग 4,000 घटा दीजिए, तो 47,500 यह निकल कर आता है। क्या किए, पहले से जितना भुगतान किए उसमें क्लोजिंग वाला जोड़ दीजिए और ओपनिंग को घटा दीजिए। क्या कीजिए, ओपनिंग को घटा देंगे और घटाने के बाद 47,500 आता है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। क्या किए, 45 में 1000 में 6,500 को जोड़ दिए और 4,000 को घटा दिए और तब जो रिजल्ट आया वो आपका आंसर हो जाएगा। क्रेडिटर्स का अपोजिट काम करना है, क्लोजिंग को जोड़ना है, ओपनिंग को घटाना है। खेल प्रतियोगिता कोष का प्रारंभिक शेष 32,800। इस कोष के निर्मित वर्ष के दौरान प्राप्त दान की राशि 15,400। इसके बाद दिया है खेलकूद पर व्यय की गई राशि 12,300। तो आप फंड का देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे 32,800 में पहले दान जो मिला है 15,400 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 32 15 से यानी 38,200 हमारा हो जाएगा। और इसमें से कितना हमने खर्चा किया, तो कितना था 38,200 में से 12,300 घटा दीजिए और तब जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसमें से कितना हो जाएगा, अब ये देखिए 2 में से इतने 3 तो 2, 25,900। आप चेक कर लीजिए यहाँ पर 25,900 किस में आता है। प्रारंभिक कोष का 32,800 और कोष में दान मिला 35, तो 32 35 37 यानी 38,200 और उसमें से 12,300 घटा दीजिए। खेल प्रतियोगिता का प्रारंभिक शेष, कोष का प्रारंभिक शेष 32, वर्ष के दौरान प्राप्त दान की राशि 15,400, खेल प्रतियोगिता पर व्यय की गई राशि, तो अंतिम शेष क्या होगा जी, घटा दीजिए ना, तो हो जाएगा 12 में से 3 गया तो 9 और 7 में से 2 गया तो 5 और 3 में से गया तो जी 25,900 बन करके निकलता है। इसके विकल्प को अगर देखते हैं तो यहाँ पर 35,900 दिया हुआ है, जो जी सही होगा। शायद हमारा जोड़ गलती हो गया, यहाँ पर जोड़ अब ऐड यहाँ गलत हो गया। 32,800 में अगर 15
400 जोड़ेंगे तो 32 और 15 हो जाएगा 47, 48 200 होगा जी, एग्जैक्ट 35। ये बी विकल्प हो जाएगा इसका आंसर, बी विकल्प। हमारे टोटल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 32 800 में 15 4 तो 32 15 37, हम जबकि 47, जबकि हम 37 जोड़ रहे थे, तो यहाँ पर 47 है उसमें, ठीक है। आंसर बी विकल्प होगा, इसका बेहतर आंसर बी विकल्प होगा। अब हम लोग आते हैं प्राप्ति भुगतान खाता है। प्राप्ति भुगतान खाता क्या कहलाता है? प्राप्ति भुगतान खाता जो है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता। तो प्राप्ति भुगतान खाता जो होगा आपका वो होगा रियल अकाउंट, यानी रियल अकाउंट, बी विकल्प हो जाएगा। 56 का बी विकल्प हो जाएगा। अगला है आय व्यय खाता है। आय व्यय खाता नाम मात्र खाता होता है, सी विकल्प में चले जाएं। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है और देखिएगा प्राप्ति भुगतान खाता क्या बार पूछा, आय व्यय खाता क्या बार पूछा, बहुत ही क्वेश्चन इससे आता है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। निम्न में कौन सा लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, तो वहाँ पर कॉलेज, स्पोर्ट्स क्लब, मारुति उद्योग, लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, तो मारुति उद्योग ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल भी तो लाभ न कमाने वाली संस्था और लाभकारी संस्था है। यहाँ पर मारुति उद्योग, देखिए कितना फंसाया क्वेश्चन, लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, तो मारुति उद्योग हो जाए, ये तो लाभ कमाने वाली संस्था है, ठीक है, यानी सी विकल्प में चले जाए। आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाता किससे बनाया जाता है? व्यावसायिक संस्था द्वारा, औद्योगिक संस्था द्वारा, लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, या सभी संस्थानों द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा आय व्यय खाता जो बनाया जाता है लाभ न कमाने वाली संस्थाओं द्वारा, यानी विकल्प नंबर हमारा 59 का जो हो जाएगा वह सी विकल्प हो जाएगा। प्राप्ति भुगतान खाता सामान्यतया दर्शाता है। प्राप्ति भुगतान खाता सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो डेबिट से वहाँ पर आंसर सी चले जाएंगे। 60 के सी में डेबिट से दिखाता है। कैशबुक का हमेशा बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा उपभोग जन मदों की बिक्री से प्राप्त सभी प्राप्तियों को माना जाता है। उपभोग जन मदों की बिक्री से प्राप्त सभी मदों को क्या माना जाता है? तो वहाँ पर आप जान लें सभी आयगत प्राप्ति होता है। आयगत उपभोग जो कंज्यूमेबल जो भी है वो आयगत में आ जाता है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे 5000, अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त चंदे 300, चालू वर्ष के लिए अदद चंदे 400, आय व्यय खाते में। तो अब क्या कीजिए, पहले 5000 में 400 पहले जोड़ दीजिए, 400, तो 5400 हो गया। अब आपको क्या करना है, 5400 में 300 माइनस कर दीजिए, अब बचा 5100, यानी विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अब बी विकल्प में चले जाएं, 62 का जो होगा वो बी विकल्प होगा। पता है क्यों? आपको जो चंदा मिला और जो बाकी है, पहले हम इस दोनों को जोड़ दिए, इतना मिला इतना बाकी है, जोड़ दिए। अब कुछ चंदा हमको अगले साल का मिल गया तो उसको घटा देंगे, चूँकि इसमें करंट ईयर का लेखा होता है व्यय खाता में, तो वो 5100 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आय 16000 और पूंजी कोष में डेबिट की गई कमी 4300, तो व्यय क्या होगा? 16000 हमने आमदनी, आय हमारा दिखा रहा है 16, इनकम 16000 दिखा रहा है, और डिफिसिट में हम 4300 में चले गए कैपिटल फंड में। इसका मतलब है जो हमारा जो टोटल खर्च है वो 20300 हो जाएगा, यानी 20300, तो यानी 63 का जो सही विकल्प हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा। जो हमारे पास पहले से बैलेंस था, ठीक, वो तो खर्च कर लिए, फिर ऊपर से हम कमी में भी चले गए, 4300 का लॉस हो गया। आप पूछ रहे आप कितना खर्चा किए जो आप इतना कमी में चले गए? तो 20300 हमारा टोटल एक्सपेंसेज है, तो इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आय व्यय खाता का शेष। आय व्यय खाता का शेष अधिक या घाटा कमी को दिखाता है, यानी विकल्प नंबर डी 64 का डी आंसर हो जाएगा। मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है रिक्त, रिक्त कहा जाता है उसको, लेगेसी, लेगेसी नाम से उसे जाना जाता है। वसीयत को मानना चाहिए, वसीयत को हमेशा दायित्व मानना चाहिए, वसीयत हमारे लिए दायित्व होता है, याद रखना, वसीयत को मानना चाहिए, वसीयत को दायित्व मानना चाहिए।
आयव्यय खाता सामान्यतः दिखाता है, आयव्यय खाता सामान्यतः दिखाता है सरप्लस और डिफिसिट को दिखाता है, आधिक्य और कमी को दिखाता है, आधिक्य और घाटा को दिखाता है। ए विकल्प में चले जाएं। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के बी विकल्प हो जाएगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यानी बी विकल्प में हम लोग चले जाएंगे। 68 का जो होगा वो बी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयता और परिसंपत्ति के आधिक्य को कहते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयता और आधिक्य की संपत्ति को कहते हैं पूंजी निधि, पूंजी, लाभ या शुद्ध लाभ। तो यहाँ पर आप देख लें, इसका जो हो जाएगा गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर संपत्तियों के आधिक्य को पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड, इसमें कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल फंड का लेखा। तो लाभकारी संस्था में पूंजी के स्थान पर पूंजी कोष का लेखा किया जाता है। ए विकल्प में चले जाएं। अब हम लोग 70 पर आते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता का सारांश है, प्राप्ति भुगतान खाता का सारांश है। प्राप्ति भुगतान खाता का सारांश क्या है? तो प्राप्ति भुगतान खाता का सारांश आयव्यय खाता का, आर्थिक चिट्ठा का, रोकड़ बही का या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान ले इसका रोकड़ बही का, यह रोकड़ बही की तरह से इसका सारांश है, यह रोकड़ बही का सारांश है। अगला क्वेश्चन हमारा है 71, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 50,000, अदत्त चंदा 8,000, प्रारंभ में 6,000। तो वर्ष का अंतर, तो 50 में पहले 8 जोड़ दीजिए, 58 में से 6 घटा दीजिए तो 52, यानी 71 का जो आंसर सी विकल्प हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले जो मिला और जो बाकी है इसको जोड़े, इस साल का बकाया, इस देखिएगा वर्ष के अंत में जो वर्ष है ना उस अंत में तो 58 हो गया। अब पिछले वर्ष का जो अंतिम होगा यानी इस साल का जो शुरू होगा वो उसमें से घटा दीजिए, तो 58 में से 6 गया तो 52,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो 52,000 हम चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000 हमने चंदा मिला हमको। अदत्त चंदा, वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 20,000, तो जोड़ दीजिए। तो आप 180 में 20 जोड़ते हैं तो आपका वो अमाउंट 2 लाख के बराबर आता है। कितना आता है? 2 लाख आ गया। अब आपको क्या करना है, वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदे, तो 10,000 घटा दीजिए, एडवांस है तो, यानी 1,90,000 अगर आपके सामने विकल्प आता है तो वो आप उसमें चले जाएं। 1,90,000 इसका आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है, यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्ययों को लिखा जाना चाहिए। आप देखिए, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक फंड है और फंड से ज़्यादा एक्सपेंसेज हो गया है तो आप उसे कहाँ दिखाएं? तो सिंपल सा तरीका है, आप फंड को हम लोग ले जाते हैं बैलेंस शीट में। अगर कोई फंड रहता है तो उसका लेखा कहाँ करते हैं? बैलेंस शीट में। अब सवाल यहाँ खड़ा ये होता है, जो फंड से ज़्यादा हमारा क्या है, फंड जो है कम है और एक्सपेंसेज हमारा ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है ना तो एक्सपेंसेज लिखा जाता है आयव्यय खाता में, तो उसको आयव्यय खाता के डेबिट भाग में लेकर चले जाइए। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, चालू वर्ष के चंदे लिखे जाते हैं, चालू वर्ष के चंदे लिखे जाते हैं, तो चालू वर्ष के चंदे आयव्यय खाता में लिखे जाते हैं। चालू वर्ष के चंदे कहाँ लिखे जाते हैं? आयव्यय खाता में। आप इसको चले जाएं, विकल्प नंबर सी। आयव्यय खाता संबंधित होता है, आयव्यय खाता संबंधित होता है तो ये प्रीवियस ईयर, जिन्हें करेंट ईयर, ये सही आंसर होगा। बी विकल्प में चले जाएं, 75 का बी आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्वदत्त चंदा संस्था के लिए होता है, पूर्वदत्त चंदा संस्था के लिए होता है, पूर्वदत्त चंदा संस्था के लिए दायित्व होता है, जिन्हें पूर्वदत्त चंदा, जी पूर्वदत्त चंदा संस्था के लिए दायित्व होता है, वो हम लेना होता है, हम किसी को नहीं देते, वो हमको देता है, मेंबर हमको देता है यानी संस्था को देता है, तो वो संस्था के लिए दायित्व का पार्ट हो गया। आयव्यय खाता के आधिक्य को जोड़ा जाता है, आयव्यय खाता के आधिक्य को जोड़ा जाता है तो कहाँ? दायित्व पक्ष में जाकर के आप उसे जोड़ सकते हैं, फंड में जाकर के, पूंजी कैपिटल फंड में। तो यहाँ पर दायित्व पक्ष में फंड में जोड़ा जाता है, यानी सी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। आप सी विकल्प में चले जाएं। अगला क्वेश्चन है, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं स्थापित की जाती है, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं स्थापित की जाती है, तो लाभ न कमाने वाली संस्था क्या स्थापित करती है? एकाकी व्यापार, साझेदारी के लिए, अंशधारियों के लिए, समाज के लिए। तो लाभ न कमाने वाली संस्था स्थापित की जाती है समाज के लिए, तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी हो जाएगा इसका, समाज की सेवा के लिए। लाभ न कमाने वाली संस्था अपनी सेवाएं देती है शैक्षणिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, कल्याण क्षेत्र में, इनमें से सभी, तो सभी क्षेत्रों में ये अपना योगदान देती है। जिस क्षेत्र में जरूरत होता है उस क्षेत्र में ये अपना काम करती है। निम्नलिखित में से कौन लाभ न कमाने वाले संस्थाओं की आय का स्रोत नहीं है? तो डोनेशन तो है, सब्सक्रिप्शन है, डेप्रिसिएशन ग्रांट्सो होगा,
यहाँ पर हमारे विचार से 80 का जो हो जाएगा वो आंसर बी विकल्प, ये हमारा स्रोत नहीं है। डेप्रिसिएशन में चले जाएं। 81 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 81, आय व्यय खाता बनाने का आधार होता है। आय व्यय खाता बनाने का आधार डी विकल्प में चले जाएं, इसका डी विकल्प हो जाएगा। इसके विकल्प नंबर डी में चले जाएं, प्राप्ति और भुगतान खाता, यानी 81 का डी आंसर हो जाएगा। 81 का डी आंसर हो जाएगा प्राप्ति और भुगतान खाता। कौन हो जाएगा? प्राप्ति और भुगतान खाता। ये हमारा आंसर हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से दीजिए, और यदि अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारा उत्साह थोड़ा बना रहेगा। आगे इस चैप्टर को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप देखे होंगे जिसमें हर एक ऑब्जेक्टिव जो है किसी न किसी साल पूछा गया है, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज न करें, शुरू से अंत तक देखें और अपना जो है नंबर वो 10 नंबर से लेकर 12 या 15 नंबर तक यह जाता है, ये ध्यान रखना है। 10 से कम नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो जहाँ 10 नंबर का जो सेट आएगा तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। और यह वीडियो देखने के बाद एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के बाद आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से भी। तब तक के लिए धन्यवाद।